Hey everyone, good morning, good afternoon, and good evening. My name is Vishwadeep and I welcome you all on Unacademy Computer Science channel for Unlimited Learning. आज हम बात करेंगे रिलेशनल मॉडल के बारे में और रिलेशनल मॉडल में एक बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक आता है जो आपको पूरे लाइफ टाइम काम आएगा अगर आप लोग कभी भी डेटाबेस से रिलेटेड कोई काम करेंगे तो। और वो है कीज। क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं, किस टाइप की अलग अलग टाइप की कीज हो सकती हैं, इन सब के बारे में हम आज इस सेशन में बात करने वाले हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट द सेशन, मैं आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करा दूं उन लोगों के लिए भी जो मुझे नहीं जानते हैं। माय नेम इज विश्वदीप गोठी, वर्किंग एज अ चैनल लीडर फॉर दिस चैनल एंड अनकोड कंप्यूटर साइंस चैनल एंड एज अ प्लस एजुकेटर ऑन अकेडमी प्लेटफॉर्म। ये रहा मेरा प्रोफाइल। मास्टर्स, डबल मास्टर्स, 15 प्लस ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस एंड दीज आर माय कंप्यूटर साइंस गेट रैंक्स। एंड आप सब लोगों के लिए जितना पॉसिबल हो सकता है मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों को सही गाइड कर पाऊं, आप लोगों को सही क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर पाऊं और आप लोगों को कंप्यूटर साइंस के बेसिक्स पढ़ा पाऊं, ताकि आप लोग जब भी कभी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कंपनी में जॉब करने जाएंगे तो डेफिनेटली ये जो आपके बेसिक्स बनेंगे ये आपके बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सेशन को, आगे बढ़ते हैं। बात इस बारे में बात करेंगे कि क्या होती हैं स्पेशल क्लासेस। देखिए, आप इस चैनल पे काफी सारे कंटेंट को देख सकते हैं, बट क्या आपको पता है कि आपको यहां पे उतनी इंटरेक्टिवनेस नहीं मिलती है। आपको अगर ज्यादा इंटरेक्टिविटी चाहिए तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे स्पेशल में फ्री क्लासेस सुनिए। ये सारी क्लासेस फ्री है। कैसे एक्सेस कर सकते हो? गेट ईएससी कैटेगरी में अकाउंट बना लो गेट अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे जाके, unacademy.com पे या फिर अनअकैडमी लर्नर ऐप पे। उसके बाद मेरी प्रोफाइल सर्च करो, उसमें जाओ और मेरी प्रोफाइल में स्पेशल क्लासेस मिल जाएंगी, वो एक्सेस कर लो। सारी प्रीवियसली टेकन स्पेशल क्लासेस आपको यहां से भी मिल सकती हैं। अगर आप लोग ये क्लासेस अटेंड करते हैं, आपको एक तो फ्री क्लासेस होंगी, इंटरेक्टिव होंगी, पीडीएफ डाउनलोड करने को मिलेगा और साथ ही साथ पोल के फीचर एंड बहुत सारे स्पेशल फीचर जो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे होते हैं वो एक्सेस करने को मिल जाएंगे। काफी सारे लोगों को हमने लास्ट 4-5 दिनों में अनअकैडमी प्लस का, उप्स, ऑटोमेटिक बंद हो गया यार, अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन भी 7 डेज के ट्रायल फ्री दिया है। जी हाँ दोस्तों, फ्री ट्रायल दिया है। तो अगर आप लोगों ने वो अनलॉक नहीं किया था तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर कर लिया है तो उसे अच्छे से एक्सप्लोर करिए। 7 डेज तक आपको प्लस का एक्सेस मिल जाएगा। अब ये अनअकैडमी प्लस पे एक्चुअली है क्या? आपको अनअकैडमी प्लस पे क्या क्या मिलेगा? अनअकैडमी प्लस पे एक तो मिलेंगी आपको लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। ये डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स वो हैं जो मैं देता हूं क्लासरूम में स्टूडेंट्स को जब वो लाइव क्लासेस में आते हैं और उसके बाद में जब पढ़ के और उनको और प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन देने होते हैं वो। अलॉन्ग विद दैट स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस होते हैं। अब ये स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस की कीमत वही जान सकता है जो स्ट्रगल करता है किसी कंसेप्ट को समझने में। सर ये चीज आधी समझ में आई, ये नहीं समझ में आया, ये क्लियर नहीं हो पाया। क्यों ये क्लैरिटी ऑफ थॉट्स नहीं आते हैं? क्योंकि उन्होंने बेसिक से 0+1+1+1 नहीं पढ़ा है। तो फिर प्रैक्टिस करने में आधे से ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है। लोग फिर सिर्फ सॉल्यूशन रटते हैं या सॉल्यूशन याद रखने की कोशिश करते हैं। नया क्वेश्चन आता है तो फिर अगेन सेम प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन है वो क्यों ऐसा है ये नहीं समझ में आता। अगेन क्यों? क्योंकि ना तो आपके डाउट क्लियर हो रहे हैं, ना ही आप इंटरेक्टिव मैनर में टीचर से पूछ पा रहे हो कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ, और ना ही आपको ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग मिली है। ये सब आपको प्लस में मिल सकता है। यहां पे आपको अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट बैचेस मिलेगा बाय द टॉप एजुकेटर्स ऑफ द कंट्री। अगर आप चाहते हो कि प्लस के बेनिफिट के साथ में आपको ज्यादा पर्सनलाइज्ड प्रिपरेशन मिले, जो कि मेरा रिकमेंडेशन भी है कि आपको जाना चाहिए इसके लिए आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए, जहां पे प्लस के बेनिफिट के साथ पर्सनल कोच होते हैं। ये पर्सनल कोच वो एक्सपर्ट हैं जो आपको 1-on-1 गाइडेंस देंगे, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बना के देंगे, आपका कस्टमाइज स्टडी प्लान बना के देंगे। मतलब आपको कब क्या पढ़ना है वो आपका परफॉर्मेंस ट्रैक करेंगे, आपको बूस्टर सेशंस देंगे, आपको पर्सनलाइज टेस्ट एनालिसिस देंगे, अलग से डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग एजुकेटर मिलेंगे और आपको प्रिंटेड नोट्स भी मिलेंगे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में। ये सारा का सारा जो सब्सक्रिप्शन है प्लस आइकॉनिक मल्टीपल ड्यूरेशन के लिए अवेलेबल है। जो ड्यूरेशन आपको ठीक लगता है वो टिक करो और आगे बढ़ो। 7 डेज ट्रायल जो भी लोग ले रहे हैं उन सबसे भी एक छोटी सी चीज है जो मैं बोलना चाहता हूं कि देखो दोस्तों, आप सब लोगों को यह बता दूं कि प्राइस हाइक होने वाला है बहुत जल्दी। तो अगर आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन कंटिन्यू करना चाहते हैं और ये कंटिन्यू करना है आपको लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, तो इससे कम कीमत आपको कभी नहीं मिलेगी वापस।
कैसे? अभी 20% का डिस्काउंट हम दे रहे हैं आपको, 20% का आपको डिस्काउंट दे रहे हैं, और ये 20% का डिस्काउंट जो है वो आपको मिलेगा अप टू 19 मई तक करंट प्राइसेस पे। नहीं तो उसके बाद प्राइसेस बढ़ जाएंगे, मतलब आपको एक तो प्राइस भी बढ़ेंगे और 20% डिस्काउंट भी नहीं मिलेगा, तो आपको डबल नुकसान हो जाएगा। तो अगर आप लोग चाह रहे हो कि सब्सक्रिप्शन लेना है, यूज दिस कोड VDEEP10, टेक द सब्सक्रिप्शन, मेरा पर्सनल गाइडेंस, मेरी टीम का सपोर्ट, और आपको मिलेगा मेरे साथ प्रिपरेशन करने का मौका। मींस अगर आप लोग सीरियसली प्रिपरेशन करेंगे तो मैं ट्रैक कर पाऊंगा कि आप लोग क्या कर रहे हो, मेरी निगरानी में आपको रख पाऊंगा कि किस तरीके से आपका प्रिपरेशन आगे बढ़ रहा है। नई बैचेस भी स्टार्ट हुई हैं, कल नहीं परसों से, डे आफ्टर टुमारो मैं पाइपलाइनिंग चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं अनअकैडमी प्लस पे, तो वो भी आप लाइव अटेंड कर सकते हो मेरे साथ में, लाइव, यस मेरे साथ में 3 बजे मेरी प्लस की क्लास होती है। ये कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लास्ट ईयर के हमारे थे। आप सिर्फ लाइट सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, जो कि हमारा सिर्फ टेस्ट सीरीज का सब्सक्रिप्शन है। सर ये कोर्स कब समाप्त होने वाला है, इसका कोई गारंटी नहीं है। देखिए, when it will be completed there is no any guarantee. I told you guys that मैं ये lectures continue करूंगा only when I will feel कि आप लोग लाइव आके या रिकॉर्डेड देख के इस पर्टिकुलर कोर्स को अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हो। पहले बेसिक्स कवर करने का मैंने कहा था, बेसिक्स अभी कवर हो रहे हैं। रिलेशनल मॉडल में एक और टॉपिक बचेगा, एफडीज एंड फंक्शनल डिपेंडेंसी और उससे रिलेटेड नॉर्मलाइजेशन। इतना कवर करने के बाद आई विल सी कि आप लोगों का अच्छा रिस्पांस रहा तो आई विल कंटिन्यू, नहीं तो मैं प्लस वालों के लिए तो जो मेहनत कर रहा हूं कर ही रहा हूं। आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की जरूरत तभी पड़नी चाहिए जब आपकी तरफ से मेरे पास गिव बैक हो, है ना, मुझे ऐसा फील होता है। ठीक है, चलिए ओके, अब बात करते हैं कि अब शुरू करेंगे सेशन को, बट शुरू करने के पहले हमेशा की तरह एक ही क्वेश्चन जो इतने बड़े बड़े वर्ड्स में लिखा हुआ है यहां पे, आर यू रेडी? ये क्वेश्चन आपका कभी पीछा नहीं छोड़ेगा अगर आप मेरी क्लासेस लाइव अटेंड करोगे तो। कभी भी मैं आपको बिना इस क्वेश्चन के नहीं चालू करूंगा कोई भी सेशन को पढ़ने वाला। सर गेट सीएसई में टोटल 6 मंथ सब्सक्रिप्शन कितना है? देखिए, आप 9 मंथ का सब्सक्रिप्शन लीजिए, हमारे पास एक 9 मंथ का सब्सक्रिप्शन भी है, यहां पे है नहीं। 9 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा 20% डिस्काउंट के साथ में, अच्छी कीमत में मिल जाएगा। 9 मंथ ही बचे हैं अब, 9 मंथ का सब्सक्रिप्शन ज्यादा फायदेमंद होगा। अभी अभी मैंने लॉन्च किया है 9 मंथ का सब्सक्रिप्शन, वो ले लीजिए। चलिए ओके, तो यू गाइज आर रेडी, जल्दी से मैसेज कर दीजिए कि यू गाइज आर रेडी और स्टार्ट करेंगे सेशन को। सेशन में आज थोड़ा थ्योरेटिकल टॉपिक है, शुरुआत में छोटी छोटी डेफिनेशन है, उन्हें सीखेंगे समझेंगे, और उसके बाद में फिर हम थोड़ा प्रैक्टिकलिटी की तरफ जाएंगे। क्योंकि बेसिक्स में होता तो थियरी है, सबको लगता है सर बेसिक्स तो हमें पता है एक्सेट्रा, बट कितनी क्लैरिटी से पता है वो भी जरूरी है। डेफिनेशन रट के कोई क्लैरिटी नहीं आती है, किसी भी चीज की डेफिनेशन रट रुटा के हाँ सर ये होता है, बस इसके आगे पीछे की स्टोरी अगर नहीं पता है तो वो हॉन्ट करती है आपको चीजें। एक सिंपल सी चीज मैं बताता हूं कि गेट की प्रिपरेशन में अगर आप प्रिपरेशन करते हो ना, और अगर आपका एप्टीट्यूड लूज है तो आप गेट में सक्सेस नहीं पा सकते। एप्टीट्यूड लूज है का मतलब कि आप कैलकुलेशन थोड़ा स्लो करते हो। अगर आपने आपको किसी ने पूछा कि 25% ऑफ 100 विल बी व्हाट और 25% ऑफ 16 विल बी व्हाट, अगर आप इन चीजों को कैलकुलेट करने में स्लो हो तो आपको बहुत मुश्किल आएगी। क्योंकि गेट में न्यूमेरिकल सॉल्व करते करते ऐसी छोटी फ्रैक्शन की चीजें, परसेंटेज की चीजें, और ये वो बहुत क्विकली सॉल्व करना पड़ती है। तो बेसिक किसी भी चीज का ना बहुत जरूरी है, मैथमेटिक्स थोड़ा अच्छा होना चाहिए, है ना। तो यहां पे मेरा जो फंडा होता है ना कहीं भी पढ़ाने का, वो यही होता है कि आप लोगों को ना बेसिक बताया जाए। चलो, अब अगर मॉडल्स की बात करें तो 2 डेटा मॉडल के बारे में मैंने बात की थी आपसे। आई हैव टॉक्ड अबाउट 2 डेटा मॉडल्स। व्हाट आर द 2 डेटा मॉडल्स? वन इज ER modeling, entity relationship model, and one is relational model. Did I talk about this? Yes, I know I have talked about this. मैंने बात की थी इसके बारे में। ER मॉडलिंग के बारे में पूरी डिटेल हमने देख ली थ्योरेटिकली। अब हम बात करेंगे रिलेशनल मॉडल के बारे में। रिलेशनल मॉडल में होता क्या है? रिलेशनल मॉडल में हम डेटा को रिप्रेजेंट कराते हैं रिलेशंस के फॉर्म में, और रिलेशन क्या होती है? टेबल। क्या होती है? कौन सा वाला टेबल? ये जो मेरे सामने रखा है वो वाला टेबल नहीं, अरे वो जो हम टेबल बनाते हैं ना, टेबल फॉर्मेट वाला टेबल, सॉफ्ट कॉपी वाला टेबल, वो। तो रिलेशनल मॉडल क्या करता है? कलेक्शन ऑफ टेबल्स को यूज करता है
टू रिप्रेजेंट बोथ डेटा एंड रिलेशनशिप्स अमंग दोस डेटा। टेबल्स जो हैं वो टेबल्स यूज होती हैं रिलेशनल मॉडल में, जिसे हम टेबल कहते हैं या रिलेशन कहते हैं। रिलेशन टेबल एक ही चीज है, आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो, सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के। तो कैसे सर आप एग्जाम्पल तो दो, बिना एग्जाम्पल के कैसे समझ में आएगा? तो जैसे कि मैंने आपको पहले दिन से यह बता रखा है कि अगर आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट ओपन करते हो और उस ई कॉमर्स वेबसाइट में आप कपड़े बेच रहे हो और उसमें आपने क्या किया, एक डेटाबेस बनाया, सारे के सारे कपड़ों की इंफॉर्मेशन, सारे सारे क्लॉथिंग की इंफॉर्मेशन आप उसमें रखते हो। आपने एक शर्ट्स नाम की टेबल बनाई। इस शर्ट नाम की टेबल में क्या क्या होगा? इस टेबल में आपके पास एक तो शर्ट की कोई आईडी होगी, ऑफ कोर्स हर एक चीज की आईडी होना जरूरी है, तभी तो यूनिकली एक्सेस हो पाएगी। फिर उस शर्ट का कोई नाम होता है, प्रिंटेड, चेक्स, टी शर्ट एक्सेट्रा, जो भी कुछ नाम रहते हैं। आपको जब भी आप एक वेबसाइट ओपन करते हो ना, तो फॉर्मेट ऐसा ही होता है, यहां पे आते हैं फोटोग्राफ्स और यहां पे आता है बड़े बड़े अक्षरों में उस प्रोडक्ट का नाम। कोई भी वेबसाइट में ऐसा ही कुछ फॉर्मेट होता है ना। फिर आता है शर्ट का साइज, फिर आता है शर्ट का टाइप, कॉलर की इंफॉर्मेशन, प्राइस, फिट एंड बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। फिर ऐसी ढेर सारी शर्ट्स की एंट्री इस टेबल में रहेंगी। सो मेनी शर्ट्स विल बी देयर इन दिस पर्टिकुलर टेबल। उनकी इंफॉर्मेशन आप यहां पे सारी चीजों की लिख दोगे। तो ये क्या है? एक टेबल। इसे हम क्या कहते हैं? रिलेशन इन द टेक्निकल टर्म्स। हमारी भाषा में, शुद्ध नॉर्मल भाषा में, देसी भाषा में शर्ट क्या है? टेबल। क्या है ये? रिलेशनल मॉडल में हम डेटा को स्टोर करते हैं टेबल्स में। आई होप ये समझ में आया। रिलेशन क्या है? मेन कंस्ट्रक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग द डेटा विच इज टेबल। तो ये रिलेशन है जो मैं इतनी देर से आपको बता रहा था। आई होप गेटिंग इट। अब बात करते हैं अगली डेफिनेशन के बारे में, एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का एक और नाम होता है, यहां लिख के नहीं लाया मैं, फील्ड। एट्रीब्यूट या फील्ड। एट्रीब्यूट या फील्ड मतलब क्या होता है? अगर आपने एक रिलेशन या टेबल ली, उसमें कोई कॉलम बनाया, तो उस कॉलम का जो नाम होता है ना, वो कॉलम का नाम हम बोलते हैं कि वो एक एट्रीब्यूट है जो डिस्क्राइब करता है उस टेबल को। जैसे कि ये रहा शर्ट्स टेबल, इसमें 6 एट्रीब्यूट दिख रहे हैं, 6 एट्रीब्यूट्स आर देयर। पहला एट्रीब्यूट है आईडी, फिर है नेम, फिर है साइज, फिर है टाइप, फिर है प्राइस और फिर है फिट। ये 6 क्या हैं? ये हैं एट्रीब्यूट्स ऑफ दिस रिलेशन शर्ट या फिर फील्ड्स ऑफ दिस रिलेशन शर्ट। समझ पा रहे हो? कुछ घुस रहा है यहां पे? क्लियर हो पा रहा है ना? कितनी सिंपल सी चीज है यार। टेबल में जो कॉलम का नाम है उसे हम कहते हैं एट्रीब्यूट। ये एट्रीब्यूट उस रिलेशन या उस टेबल को डिस्क्राइब करेगा कि भैया ये जो शर्ट्स हैं इनकी क्या क्या चीजें हमारे पास हैं। ये एट्रीब्यूट टर्म हमने ईआर मॉडलिंग में भी देखा था कि अगर आपने एक एंटिटी बनाई, एंटिटी सेट बनाया शर्ट्स नाम का, है ना, तो उस एंटिटी में क्या था? एट्रीब्यूट्स थे। ऐसे मैंने बताया था आपको। वही सेम चीज यहां पे है। फॉर्मेट ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज डिफरेंट रादर देन ऑलमोस्ट सेम टू सेम थिंग। ठीक है? प्लीज कीप द क्लासेस ऑफ डेटाबेस। बेटा क्लासेस अगर आपको चाहिए रेगुलर में तो वो प्लस पे ही मिलेगी, है ना। कोशिश करेंगे कि हम आपको यहाँ पे क्लासेस दें, बट द थिंग इज आप देख सकते हैं पहले दिन हमारे पास 80-90 स्टूडेंट्स थे, अभी सिर्फ 15-16 स्टूडेंट्स आर लर्निंग। तो मुझे एक्चुअली पढ़ाने में मजा नहीं आता है जब रिस्पॉन्स नहीं आता है, तब वो मुझे बुरा लगता है। जब मैं प्लस पे पढ़ाता हूं मुझे खुशी होती है अंदर से, क्योंकि स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करते हैं, स्टूडेंट्स लर्न करने की कोशिश करते हैं और बहुत ज्यादा कह सकते हैं बहुत ज्यादा इंटेंसिटी के साथ पढ़ते हैं। उनका जो इंटेंसिटी होता है बहुत ज्यादा होता है, उनका इंटेंशन होता है पढ़ने का, लर्न करने का। यूट्यूब पे आते हैं बच्चे, टाइम पास करते हैं, हेलो गाइस बोल के और चले जाते हैं। तो वो थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि आई एम नॉट एंजॉइंग टीचिंग व्हेन द पीपल आर नॉट देयर। बस अगर आप लोग रिस्पॉन्ड करते रहेंगे, सीखते रहेंगे लाइव आके या कुछ भी करके इंटरेक्ट करते रहेंगे, तो मुझे अच्छा लगेगा। एज अ टीचर मेरा सबसे बड़ा काम ही ये है कि आप लोगों को क्वालिटी कंटेंट दूं, बस इतना ही काम है।
बट उसमें मुझे एंजॉयमेंट चाहिए, थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन चाहिए, क्योंकि मैं टीचिंग फील्ड में आया ही इसलिए हूं ताकि मैं खुशी खुशी पढ़ा पाऊं, हैप्पी टीचिंग। जैसे कि आपको मैं बोलता हूं आप हैप्पी लर्निंग करें, मैं हैप्पी टीचिंग करूं, है ना। चलो तो आते हैं वापस इस बारे में। एट्रीब्यूट क्या है? एट्रीब्यूट्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द रिलेशनशिप, नथिंग बट द कॉलम्स ऑफ रिलेशंस आर एट्रीब्यूट्स, जिसे हम फील्ड भी बोलते हैं। अच्छी बात है, ठीक है, समझ में आई ये बात? ओके, बड़ी सिंपल सी चीज थी, समझ में आ गई कि एट्रीब्यूट क्या होता है, क्या होती है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट इज द कॉलम का नाम, इज द इन द रिलेशन। अब यहां पे जब कभी आपको बताया जाएगा एट्रीब्यूट क्या होता है, तो सिर्फ कॉलम का नाम बोलेंगे, इस कॉलम के साथ उसकी वैल्यूज इंक्लूड नहीं हो रही, सिर्फ कॉलम का नाम। देयर इज अ कॉलम नेम आईडी दैट इज एन एट्रीब्यूट ऑफ शर्ट्स, उसके साथ इसकी वैल्यू इंक्लूड नहीं की मैंने, वैल्यू इंक्लूड नहीं की, सिर्फ कॉलम का नाम इंक्लूड किया, दैट इज द एट्रीब्यूट, दैट्स इट। वैल्यूज इंक्लूड नहीं हुई है कि फिट कौन कौन सी है, बताओ भैया, नाम कौन कौन सी है, साइज कौन कौन सी है, ये यहां की वैल्यूज मैंने नहीं उठाई है। नहीं, एग्जाम्पल दूं, देखो सुनो मेरी बात। जैसे मेरे पास एक स्टूडेंट रिलेशन है, मेरे साथ तो स्टूडेंट का ही रिलेशन है यार, आप लोग ही हो, ले देखे पूरा दिन भर मैं आप लोगों के साथ ही स्पेंड करता हूं, तो हमारे लिए तो स्टूडेंट ही रिलेशन है ना। यस, चलो स्टूडेंट का हमने मान लिया एक रोल नंबर है, एक एट्रीब्यूट नाम है, एक लेट्स से फादर का नाम है हमारे पास, और एक है डेट ऑफ बर्थ। ये हमने 4 एट्रीब्यूट्स ले लिए। अब ऐसे अगर हमारे पास में मल्टीपल स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन है, रोल नंबर 1 नेम लेट्स से आरव, फादर का नाम राजीव, डेट ऑफ बर्थ कुछ भी ले लो 27 मई 2000, रोल नंबर 2 let's say name is Aditi, father name Santosh, 1st January 2001। एक और है एलिमेंट हमारे पास, एक और रो है यहां पे, नंबर 3 नेम है लेट्स से विकास, फादर नेम जो है वो है महेश, डेट ऑफ बर्थ हो गया लेट्स से इन्हीं का भी 27 मई 2000। क्या होगा? ये मैंने कहा एट्रीब्यूट, तो एट्रीब्यूट में सिर्फ रोल नंबर नाम आएगा, 1 2 3 वैल्यूज इंक्लूड नहीं होगी, कि मैंने एट्रीब्यूट बोला तो रोल नंबर 1 2 3 ये एट्रीब्यूट है, 1 2 3 एट्रीब्यूट नहीं है, ये वैल्यूज है इनसाइड द टेबल, इसके बारे में एट्रीब्यूट में काम नहीं होगा। आई होप आपके खोपड़िया में ये बात घुस रही है। रो या टपल क्या होता है, एक या रिकॉर्ड क्या होता है, एक रो जो है वैल्यूज की, उसे हम बोलते हैं टपल या रो। ठीक है, तो हम क्या बात करेंगे यहां पे, ये देखो, ये एक सिंगल रो, इसको क्या कहेंगे हम, ये क्या है, एक टपल, किसका, इस रिलेशन का। ये वाली एक और रो, एक और टपल, ये एक और रो, एक और टपल, इसे हम रिकॉर्ड भी कहेंगे, रो भी कहेंगे, टपल भी कहेंगे। तीनों वर्ड्स एक ही चीज को शो करते हैं। क्या होता है यहां पे रिलेशन में, अगर आपके पास एक रो है तो उसे हम कहेंगे टपल या रो या रिकॉर्ड। समझ में आई बात? ये पूरा एक टपल, ये एक पूरा टपल, ये एक पूरा टपल। ऐसे अगर मैंने कहा कि इस पर्टिकुलर शर्ट वाली टेबल में आपके पास 1000 एंड नंबर ऑफ एंट्रीज हैं, अगर 1000 एंट्रीज हैं, तो बताओ क्या मैं कह सकता हूं 1000 टपल्स हैं इस पर्टिकुलर रिलेशन शर्ट्स में? कह सकते हैं ऐसे? यस और नो? कैन आई से दैट कि आपके पास इस शर्ट्स नाम की एक रिलेशन में 1000 टपल्स हैं, अगर आपके पास 1000 एंट्रीज हुई अलग अलग शर्ट्स की, तो यस नो कह सकते हैं इसको ऐसा? जी हां कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो टपल या रिकॉर्ड क्या बोलता है, एक रो टपल या रिकॉर्ड होता है। अच्छा एक बात बताओ कि क्या इस पर्टिकुलर टेबल में अगर अभी 3 एंट्री है तो पूरे लाइफ टाइम आपके डेटाबेस में वही 3 एंट्री रहेंगी, बदल नहीं सकती? बदल सकती है। क्या अभी हमारे पास में जो वैल्यूज हैं इनकी, ये सेम टू सेम रहेंगी पूरे लाइफ टाइम, बदल नहीं सकती? बदल सकती है। कैसे? शर्ट्स नाम की टेबल में अभी प्राइस है एक शर्ट का 2000, आपने थोड़े दिनों बाद उसकी कीमत जो है कम कर दी, कुछ डिस्काउंट दे दिया और आपने इसको 1900 रख दी,
तो क्या ये वैल्यू बदलेंगी? हाँ जी, वैल्यू बदल सकती है। नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स बदलेंगे? बदल सकते हैं। रिकॉर्ड की वैल्यूज बदल सकती हैं? बदल सकती हैं। तो करंटली अगर यहां पे ये 3 रिकॉर्ड्स हैं, इन 3 रिकॉर्ड की कुछ 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 वैल्यू है, तो इसे हम बोलते हैं इस डेटाबेस रिलेशन का इंस्टेंस। क्या बोलते हैं? इंस्टेंस। डेफिनेशन है का मेरे पास? ये रहा, स्नैपशॉट ऑफ द डेटा इन द डेटाबेस एट अ गिवन इंस्टेंस इन टाइम। किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे डेटाबेस की जो वैल्यूज हैं, डेटा है उसके अंदर, उनका पूरा का पूरा स्नैपशॉट। ये करंट स्नैपशॉट क्या कहलाएगा? इंस्टेंस। क्या ये इंस्टेंस बदलेगा? क्या ये इंस्टेंस बदलेगा? यस और नो? बदलेगा। कुछ इंसर्शंस हो सकते हैं, कुछ डिलीशन हो सकते हैं, कुछ मॉडिफिकेशन या अपडेशन हो सकते हैं, उसकी वजह से ये इंस्टेंस बदल सकता है। जी हां, इंस्टेंस का मतलब क्या कहा मैंने? कि इस पर्टिकुलर टेबल में जो करंट वैल्यूज हैं वो पूरी एक साथ मैंने आपको बताई। जैसे कि यहां पे शर्ट्स हैं, 1000 शर्ट्स की एंट्री है, वो सारी 1000 शर्ट्स की पूरी एंट्री, उनका जो करंट स्नैपशॉट मैंने आपको दिया वो क्या है? एक पर्टिकुलर डेटाबेस का इंस्टेंस। पर क्या ये इंस्टेंस बदल सकता है थोड़ी देर बाद? ऑफ कोर्स यस। कुछ इंसर्शन हो सकते हैं अगर आपने नई शर्ट ऐड की है डेटाबेस में, कुछ डिलीशन हो सकते हैं अगर आपके पास में कुछ शर्ट्स हट गई आपके डेटाबेस से, बिक गई शायद, या फिर कुछ अपडेशंस हो सकते हैं। जी हां, किसी शर्ट की प्राइस वगैरह चेंज हो सकती है, बिल्कुल पॉसिबल है। तो उसकी वजह से इंस्टेंसेस बदलते जाएंगे। हाँ जी, इंस्टेंसेस जो है डेटाबेस के अपडेट होते रहते हैं बेस्ड ऑन द इंसर्शन, डिलीशन और अपडेशन। इज दैट क्लियर? इतना क्लियर है अभी? इतना अगर क्लियर है इंस्टेंस क्या होता है, तो फिर एक छोटा सा एग्जांपल में और दूसरा भी लाया हूं। ये देखिए, ये एक अकाउंट रिलेशन है जिसमें आपके पास अनऑर्डर्ड टपल है। अनऑर्डर्ड का मतलब है कि टपल्स जो हैं वो कोई सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है किसी चीज के लिए। ठीक है, तो आपके पास में एक टेबल है अकाउंट नाम की। इस टेबल में एक एट्रीब्यूट है अकाउंट नंबर, दूसरा है ब्रांच नेम और बैलेंस। एक अकाउंट नंबर A01 है हमारी बैंक में, किस ब्रांच में? डाउनटाउन में, और उसके पास 500, ये यूएसडी में है, इतना पैसा है, इतना मनी है। सेकेंड अकाउंट नंबर दिस, ब्रांच नेम दिस, बैलेंस दिस। इस तरीके से हमारे पास में एक टेबल है। इस टेबल में 3 रिलेशंस हैं, सॉरी, इस रिलेशन में जो कि जिसका नाम है अकाउंट, इसमें 3 एट्रीब्यूट्स हैं, अकाउंट नंबर, ब्रांच नेम, बैलेंस। कितने टपल्स हो गए? 7 टपल्स हो गए इसमें। 1 2 3 4 5 6 7। अगर आपने इस पर्टिकुलर अकाउंट टेबल में मॉडिफिकेशन की है, क्यों? क्योंकि इस पर्सन ने इस अकाउंट में जाके और 200 यूएसडी निकाल लिए, तो इसके पास पैसा कितना बचेगा? बैलेंस 300। तो क्या स्नैपशॉट चेंज हो गया? जी हां, मतलब इंस्टेंस बदल गया। हां, अब नया इंस्टेंस आएगा इस पर्टिकुलर टेबल का। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डेटाबेस स्कीमा। डेटाबेस स्कीमा क्या होता है? एक वे होता है किसी भी यूजर को या किसी भी चीज को, किसी को यह शो करने का कि कौन कैसा रिलेशन है और इस रिलेशन का एक लॉजिकल डिजाइन क्या है। रिलेशन मतलब टेबल। किसी टेबल का लॉजिकल डिजाइन बताने के लिए हम क्या बोलते हैं कि भैया ये रहा इस टेबल का स्कीमा। स्कीमा मतलब ओवरऑल आउटर डिजाइन। आउटर डिजाइन कैसे लिखेंगे? जैसे कि ये टेबल है, इस टेबल का आउटर स्कीमा लिखने के लिए मैं क्या बताऊंगा? मैं लिखूंगा इस तरीके से। एक तो रिलेशन का नाम लिखेंगे हम बाहर, और उसके बाद में ब्रैकेट में सारे एट्रीब्यूट्स लिखेंगे सेपरेटेड बाय कॉमा। एट्रीब्यूट नंबर 1, एट्रीब्यूट नंबर 2 एंड सो ऑन। सारे एट्रीब्यूट जो है वो कॉमा लगा के लिख दो। इस तरीके से हम क्या करते हैं? किसी भी डेटाबेस की स्कीमा रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो जैसे कि हमारे पास ये टेबल आई, ये टेबल का नाम क्या था? अकाउंट। तो टेबल का नाम अकाउंट। इस टेबल में क्या क्या है? सबसे पहले है अकाउंट नंबर, तो हमने लिखा अकाउंट नंबर, पहला एट्रीब्यूट। दूसरा एट्रीब्यूट क्या है? ब्रांच का नाम, ब्रांच नेम, किस ब्रांच में वो अकाउंट। और लास्ट वाला क्या है? बैलेंस। ये तो आपकी जिंदगी में है ही नहीं, न बैंक वाला न मेंटल वाला, कि है बैलेंस है,
संतुलन बनाए रखिएगा अपनी पढ़ाई में और अपने मजे वाली चीजों में, ताकि आपका अच्छा खासा करियर भी बने और आप मेंटली ठीक भी रहें। ठीक है, तो कैसे आप लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे। बट अच्छा एक बात बताओ कि जब कोई रिलेशनल डेटाबेस डिजाइन होता है तो क्या सारी इंफॉर्मेशन एक ही टेबल में रखेगी? नहीं, अलग अलग चीजों के अलग अलग टेबल्स बनेंगे ना। शर्ट्स की अलग, फिर टी शर्ट्स की में भी अलग हो सकता है, पैंट्स की अलग, जीन्स की अलग, शॉर्ट्स की अलग, राइट? अंडरस्टैंडिंग, राइट? तो आपके पास एक पूरा जो बड़ा डेटाबेस बनेगा, उस बड़े डेटाबेस में मल्टीपल रिलेशंस हो सकते हैं, मतलब मल्टीपल टेबल्स हो सकती हैं। जी हां, तो ये जो सारी टेबल्स हैं, ये सारी टेबल्स हैं, ये सारी की सारी टेबल्स को एक साथ कैसे शो करोगे? जैसे ये अकाउंट टेबल है, हां जी, हो सकता है एक ब्रांच टेबल हो जिसमें बैंक के ब्रांचेस की इंफॉर्मेशन हो, ब्रांच नेम, ब्रांच एड्रेस, हो सकता है एक और कोई एम्प्लॉय की टेबल हो कि बैंक में एम्प्लॉयज भी हैं हमारे, उस एम्प्लॉय का एम्प्लॉय आईडी होगा, फिर एम्प्लॉय का नाम होगा, है ना, एम्प्लॉय का फोन नंबर हो सकता है, एम्प्लॉय का मेल एड्रेस हो सकता है, एम्प्लॉय का फाइनल एड्रेस हो सकता है, ई से एम्प्लॉय। ऐसी ढेर सारी टेबल बन सकती है। हाँ जी, इसको बोलते हैं पूरा रिलेशन। एक ये है रिलेशन, एक क्या है रिलेशन, अकाउंट रिलेशन, उसमें ये है एट्रीब्यूट। इसको बोलते हैं हम एक रिलेशन का स्कीमा, और ऐसे पूरे डेटाबेस का आप स्कीमा दे सकते हो। क्या कर सकते हो? दे सकते हो। अब देखो, स्कीमा की डिटेलिंग जो है आप और ज्यादा कर सकते हो। डिटेलिंग का मतलब क्या है? स्कीमा के हर एक एट्रीब्यूट के बारे में और डिटेल बता सकते हो जब आप लॉजिकल डिजाइनिंग देते हो तब। जैसे कि ये अकाउंट नंबर है तो अकाउंट नंबर किस टाइप का होना चाहिए, ब्रांच नेम है तो वो किस टाइप की होनी चाहिए वैल्यू, बैलेंस है तो वो इंटीजर या कैरेक्टर या फ्लोट रहेगी, वो किस टाइप की वैल्यू यहां पे रहेगी, वो सब आप बता सकते हो। डिटेलिंग जो है वो डिपेंड करता है कि कितनी डिटेलिंग आपको देनी है, पर इन जनरल स्कीमा इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। आपके लिए जब आपके क्वेश्चंस आएंगे ना गेट में, यूजुअली स्कीमास इस तरीके से ही दिए जाएंगे। चलो, तो इंस्टेंस आपको पता चल गया। डोमेन क्या होता है ये मैंने पहले भी बताया था। डोमेन इज नथिंग बट एक किसी एट्रीब्यूट की क्या एक्सेप्टेबल वैल्यू होनी चाहिए, वो है उसका डोमेन वैल्यू। मतलब यहां पे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि ये जो बैलेंस है वो एक इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए या एक फ्लोट वैल्यू होनी चाहिए, एक नंबर ही होना चाहिए, इसमें कैरेक्टर नहीं आ सकता, क्योंकि यहां पे मनी की बात होगी, है ना। आपके अकाउंट में ऐसा नहीं दिखेगा कि आपके पास इतना रुपया है आपके अकाउंट में। वैसे 5 डिजिट तो ज्यादा हो गई, 4 डिजिट ले लो। आपके अकाउंट में इतना मनी है कभी दिखेगा नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऑफ कोर्स नहीं होता है ना। क्यों? क्योंकि जो मनी है उसे हम नंबर्स में ही स्टोर करेंगे और उसी में रिप्रेजेंट करवाएंगे। तो बैलेंस जो है, मनी जो है अकाउंट में, बैलेंस जो है वो बैलेंस एक नंबर ही होना चाहिए। अब ये आपने क्या किया, ये उसका एक डोमेन वैल्यू डिसाइड किया कि इस पर्टिकुलर कॉलम में या इस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट की वैल्यू जो है किस टाइप की होनी चाहिए, वो क्या होगा? डोमेन। अ यूनिक सेट ऑफ वैल्यूज परमिटेड फॉर दैट एट्रीब्यूट इज डोमेन। ये क्या है? डोमेन। फिर आता है डोमेन कंस्ट्रेंट। डोमेन कंस्ट्रेंट क्या करता है? किसी डोमेन पे कंस्ट्रेंट लगाता है, मतलब उस एट्रीब्यूट की वैल्यू नंबर तो होनी चाहिए पर 0 से छोटी नहीं हो सकती। नंबर है, वो डोमेन वैल्यू है कि एक नंबर होना चाहिए, ठीक है, पर इसकी वैल्यू 0 से छोटी नहीं हो सकती, दैट इज अ कंस्ट्रेंट। और वो कंस्ट्रेंट क्या कहते हैं हम, जिसको हम बोलते हैं डोमेन कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट का मतलब है रिस्ट्रिक्शन ऑन दैट वैल्यू। जब आप उस पर्टिकुलर डोमेन की ही वैल्यू रखते हो, आपने कहा सर बैलेंस जो है नंबर होना चाहिए, हां मैंने यहां पे -5,000 रुपए लिख दिए, नहीं ऐसा नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास कंस्ट्रेंट होता है कि बैलेंस की वैल्यू 0 से छोटी नहीं होनी चाहिए। तो ये कंस्ट्रेंट क्या है, ये रिस्ट्रिक्शन क्या है, हम इसको बोलते हैं डोमेन कंस्ट्रेंट। क्या बोलते हैं उसे? डोमेन कंस्ट्रेंट। यहां भी आप एग्जांपल अगर देखेंगे लेट्स से, तो अगर अकाउंट नंबर है,
अकाउंट नंबर है या किसी पर्टिकुलर शर्ट का आईडी है या रोल नंबर है, स्टूडेंट टेबल में ही बात करें, रोल नंबर है, मैंने कहा रोल नंबर जो है इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए। जी हाँ, वो हो गया डोमेन की वैल्यू, कि डोमेन वैल्यू, डोमेन क्या है इसका, इंटीजर। बट क्या मैं दो स्टूडेंट का रोल नंबर 1 1 लिख सकता हूं? नहीं। तो ये कंस्ट्रेंट है। क्या है कंस्ट्रेंट? कि इस रोल नंबर की वैल्यू यूनिक होनी चाहिए। हर एक रो या हर एक टपल, हर एक रिकॉर्ड के लिए इसकी वैल्यू यूनिक होनी चाहिए। इसे हमने क्या कहा? दैट इज द यूनिक कंस्ट्रेंट वी हैव अप्लाइड ऑन दिस रोल नंबर। आई बात समझ में? आई बात समझ में? यस और नो? तो हमने क्या कहा बॉस, कि हमने इस रोल नंबर पे एक यूनिक कंस्ट्रेंट लगाया। तो ये कंस्ट्रेंट क्या है? डोमेन कंस्ट्रेंट। तो डोमेन कंस्ट्रेंट और डोमेन में डिफरेंस समझ में आया? डोमेन कहता है कि इंटीजर वैल्यू होगी, ठीक है, परमिटेड वैल्यू इंटीजर है, ओके। बट कंस्ट्रेंट बोलता है कि ये इंटीजर भी इस पर्टिकुलर कंस्ट्रेंट को या इस पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन के अंडर होना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा, हम इंसर्शन नहीं करने देंगे, हम मॉडिफिकेशन नहीं करने देंगे। होप यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन डोमेन एंड डोमेन कंस्ट्रेंट। आगे बात आती है डोमेन कंस्ट्रेंट के बाद में डिग्री या एरिटी। डिग्री या एरिटी एक टर्म है जो यह कहता है कि किसी रिलेशन में कितने नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं, उन्हें क्या कहते हैं? डिग्री और एरिटी। सिमिलरली एक और टर्म आता है कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी इज नथिंग बट हाउ मेनी नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स अ रिलेशन, अ टेबल इज हैविंग, हाउ मेनी टपल्स और रिकॉर्ड्स और रो अ पर्टिकुलर टेबल इज हैविंग, दैट इज कॉल्ड एज कार्डिनैलिटी। एरिटी कितने कॉलम है, कार्डिनैलिटी कितनी रोज हैं उस टेबल में, उसे कहेंगे। सिंपल टर्म्स है, सिंपल टर्म्स है। फिर आता है रिलेशनल डेटाबेस, वो तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, है ना। अब यहां पे रिलेशनल डेटाबेस में एक छोटी सी चीज आती है जिसे हम बोलते हैं नल। नल एक रिप्रेजेंटेशन है, वैल्यू रिप्रेजेंटेशन इस चीज का कि यहां पे कोई वैल्यू नहीं है। समझ पा रहे हो? नल का मतलब क्या है? नल इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नो वैल्यू। तो अगर कहीं पे नल वैल्यू लिखी हुई है, इसका मतलब है कि वो वैल्यू हमारे पास प्रेजेंट नहीं है। जैसे कि यहां पे हम गए, इस टेबल में हमारे पास एक ऐसा स्टूडेंट है जिसका डेट ऑफ बर्थ नहीं है हमारे पास, तो हम यहां पे नल लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? नल लिख सकते हैं। बट आपका जो ये कॉलम है ना, ये कॉलम का कंस्ट्रेंट ऐसा होना चाहिए क्या, कि भैया डोमेन कंस्ट्रेंट इस पे ऐसा ना लगा हो कि वो बोले नॉट नल ही एक्सेप्ट करूंगा, नल एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ठीक है, तो यहां से एक और डोमेन कंस्ट्रेंट हमारे पास निकल के आया जो है नॉट नल कंस्ट्रेंट। नॉट नल कंस्ट्रेंट का मतलब क्या है? ये बोलता है कि भैया कोई भी कॉलम पे अगर नॉट नल कंस्ट्रेंट लगा दिया तो उस कॉलम में किसी भी रो के लिए मैं नल वैल्यू नहीं रख पाऊंगा, नल वैल्यू नहीं रख पाऊंगा। क्यों? क्योंकि नॉट नल कंस्ट्रेंट लगाया हुआ है उस पे। तो नॉट नल कंस्ट्रेंट समझ में आया आप लोग को? सो दो कंस्ट्रेंट में मैंने बात की है अभी तक। एक बात की है यूनिक वैल्यू कंस्ट्रेंट और दूसरी बात की है मैंने नॉट नल कंस्ट्रेंट। यूनिक वैल्यू का मतलब अगर प्रेजेंट है तो यूनिक वैल्यू ही होनी चाहिए, किसी दूसरे की वैल्यू डुप्लीकेटेड नहीं होनी चाहिए उस कॉलम के अंदर किसी भी टपल या रो के लिए, दैट इज यूनिक कंस्ट्रेंट। दूसरा कंस्ट्रेंट मैंने कहा आप लोगों को एक और, वो क्या था? नॉट नल का कंस्ट्रेंट। नॉट नल क्या कहता है कि उस पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यू जो है वो नल नहीं हो सकती। अगर आप इंसर्ट करोगे, अपडेट करोगे तो नल नहीं डाल सकते वहां पे। आपको नल का मतलब समझ में आया? नल इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नथिंग ओवर देयर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नो एनी वैल्यू प्रेजेंट ओवर देयर। तो आप ऐसे कभी अगर किसी पर्टिकुलर कॉलम में आपके पास वैल्यू नहीं है, जैसे कि आपने एक काम करते हैं, चलो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। आप बहुत बार शॉपिंग करने के लिए जाते होंगे, वहां शॉपिंग में आप लोगों से आपका नंबर, डेट ऑफ बर्थ वगैरह लिखवाते हैं ना वो लोग।
अगर आप कभी पहली बार किसी एक शॉप पे गए हैं, लेट्स से शॉपर स्टॉप पे गए हैं और वो बोलते हैं सर हमारा कस्टमर का डिटेल हम चाहते हैं तो आप ये फॉर्म भर दो या आपका डेट ऑफ बर्थ एटसेट्रा बता दो, तो कभी कभी ऐसा होता है आप अपना फोन नंबर बताओ, नाम बताओ, चलेगा, आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताओ मत बताओ, चलेगा। तो बताओ या मत बताओ का मतलब अगर आप बताओगे तो वो डेटाबेस में एंट्री कर देगा, अगर नहीं भी बताओगे तो चलेगा। मतलब उसके डेटाबेस के अंदर अगर हम कस्टमर वाली टेबल देखें तो उस कस्टमर वाली टेबल में कहीं ना कहीं आपको एक आईडी दे रखा होगा, वो आईडी होगा ही होगा, आपका नाम दे रखा होगा, डेफिनेटली होगा ही होगा, आपका फोन नंबर होगा, वो यूनिक रहता है तो होगा ही होगा। अगर डेट ऑफ बर्थ है आपने बता दी तो ठीक है वो लिख देगा, नहीं है तो आप यहां पे ऑटोमेटिकली नल पाएंगे उसके डेटाबेस के अंदर। जो कस्टमर है ना उस कस्टमर मतलब आप कस्टमर जो है आपकी वैल्यू जो उसके डेटाबेस के अंदर जाएगी वो नल चली जाएगी। अगर आपकी मैरिज नहीं हुई है, ऑफ कोर्स आई डोंट नो इफ यू आर मैरिड और नॉट, तो अगर मैरिज नहीं हुई तो एक एनिवर्सरी नाम का भी एक कॉलम होता है वो भी नल चले जाएगा। मतलब ये डेट ऑफ बर्थ नल अलाउ करेगा, ये एनिवर्सरी नल अलाउ करेगी, ठीक है कोई बात नहीं। बट क्या ये नाम या फोन नंबर नल अलाउ करेगा? नहीं। मतलब यहां पे नॉट नल कंस्ट्रेंट लिखा हुआ है कि आपको अपना फोन नंबर और नाम तो कम से कम बताना ही पड़ेगा, वरना फिर नल एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो कौन नहीं करेगा? डेटाबेस। तो वहां पे कंस्ट्रेंट लगे हुए हैं, क्या बोलते हैं उसे? नॉट नल कंस्ट्रेंट। इज दैट फाइन? क्लियर? समझ में आई बात? अच्छा तो नल कोई वैल्यू है क्या? नहीं, नल सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है ऑफ नो वैल्यू, इट इज नॉट अ वैल्यू। याद रखिएगा, इट इज नॉट अ वैल्यू। क्या बोल रहा हूं मैं? इट इज नॉट अ वैल्यू, ये कोई वैल्यू नहीं है, इट इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नो एनी वैल्यू। ये रिप्रेजेंटेशन है कि यहां पे कुछ भी प्रेजेंट नहीं, खाली है बॉस। क्योंकि आप डेटाबेस में खाली तो कुछ रख नहीं सकते। क्या बोलोगे कि मेरे पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो मैंने डैश लगा दिया, यहां पे कुछ नहीं है, खाली एम्प्टी है। एम्प्टी कुछ होता नहीं है ना मेमोरी में, आपको पता है कुछ गार्बेज वैल्यू आ जाएगी नहीं तो हम क्या करते हैं यहां पे एक्सप्लिसिटली नल लिख देते हैं ताकि पता चले कि यहां कुछ है नहीं हमारे पास। ठीक है। चल अब बात आती है की क्या होती है? चाबी। चाबी वो जिससे ताला खुल जाए, है ना? नहीं। और ये ताला किससे? बनारस के पान खाने से खुलता है, बंदकल का ताला। देखो की क्या है? की एक एट्रीब्यूट जिसकी हेल्प से हम हर एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए कि भैया ये वाला रो ये और ये वाला रो ये। एक एट्रीब्यूट ऐसा जिसकी हेल्प से पूरे जितने रिकॉर्ड्स हैं उन सबको यूनिकली आप आइडेंटिफाई कर पाओ। जैसे कि इस पर्टिकुलर कस्टमर की ही बात करते हैं, आप वापस से उसी शॉप पे गए, किस शॉप पे? वही शॉप पे जहां पे आपने कल शॉपिंग की थी और उन्होंने कहा था कि अगर आप आज 2000 रुपीज की शॉपिंग करके जाएंगे तो हम आपके अकाउंट में 1000 रुपीज ऐड कर देंगे। अब अगर आज के बाद कभी भी शॉपिंग करने के लिए आओगे तो हम आपके ये 1000 रुपीज को डिस्काउंट में तब्दील कर देंगे। तो आप थोड़े दिन बाद वापस उसी शॉप पे गए, आपने बोला कि मेरे 1000 रुपीज हैं तुम्हारे पास, अब मैं ये परचेस करूंगा, मेरे को 1000 का डिस्काउंट दो। तो वो क्या बोलेगा? ओके लेट मी टेल यू कि हाउ मच अमाउंट ऑफ पॉइंट्स और मनी यू हैव इन योर अकाउंट सर, कैन यू प्लीज हेल्प मी विद योर नेम एंड फोन नंबर। तो वो क्या करेगा? आपके फोन से या नाम से सर्च करने की कोशिश करेगा। बट नाम, प्रॉब्लम क्या है ना, क्या आपका नाम यूनिक है पूरी दुनिया में और किसी का नाम नहीं है? ऐसा तो हो नहीं सकता। दुनिया में पता नहीं कितनी ही तिशा हैं, कितने ही प्रतीक हैं, कितने ही विश्वदीप हो सकते हैं। शशांक भी बहुत कॉमन सा नाम है, काफी सारे के सारे नाम जो हैं कॉमन हो सकते हैं। तो अगर आप अपने नाम से सर्च करने जाओगे तो मल्टीपल लोग आ जाएंगे। क्या एक पर्सन को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाऊंगा कि मेरा नाम ये है, इसके आगे जितने पैसे होंगे? नहीं सर्च कर सकते। तो फिर क्या करेगा वो? आपका फोन नंबर लेगा, सर आपका नंबर बताओ, फोन नंबर से सर्च करूंगा। तो क्या फोन नंबर से जितने भी कस्टमर्स की उसके पास इंफॉर्मेशन है उनमें से आपका स्पेसिफिक अकाउंट डिटेल क्या वो एक्सेस कर सकता है यूनिकली? जी हां। तो क्या इस केस में हम बोलेंगे कि फोन नंबर जो कस्टमर का है वो यूनिक है? जी हां, सबके लिए हां। तो क्या अकेला अगर मैंने फोन नंबर आपको दिया तो यूनिकली आप आइडेंटिफाई कर पाओगे एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड को? यस। तो क्या फोन नंबर हमारे पास की होगा? ऑफ कोर्स यस यस यस। तो की का मतलब क्या है? की का मतलब है एक ऐसा रिलेशन, एक ऐसा एट्रीब्यूट जो आपको
पूरा का पूरा रिकॉर्ड यूनिकली आइडेंटिफाई करवा पाए। कि अगर आपके पास एक पूरी की पूरी टेबल है, उस टेबल में थाउजेंड्स एंड लैक्स एंड मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, आपने किसी एक एट्रीब्यूट की एक वैल्यू दी और उस वैल्यू से आपने एक यूनिक रिकॉर्ड निकाल के दे दिया कि इस वैल्यू के अगेंस्ट एक ही रिकॉर्ड है, तो वो जो वैल्यू है वो आपका उस एट्रीब्यूट का वैल्यू है जो कि हमारा की एट्रीब्यूट है। क्योंकि की से आप सारा का सारा जितना भी आपके पास मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स है उनमें से एक रिकॉर्ड यूनिकली एक्सेस कर सकते हो। बोलो अब समझ में आया की क्या है? अब देखो की एक सिंगल एट्रीब्यूट हो ऐसा जरूरी नहीं, एक से ज्यादा एट्रीब्यूट का कॉम्बिनेशन भी की हो सकता है। पॉसिबल है, बिल्कुल है। चलो तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एक जामफल, एग्जाम्पल, उदाहरण, है ना। तो हमने एक स्टूडेंट टेबल लिया। इस स्टूडेंट टेबल में हमारे पास एक तो रोल नंबर है, इसको हम ऐसा लिखें, फिर हमारे पास स्टूडेंट का नाम है, स्टूडेंट का फादर का नाम है और स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, मैं कुछ एंट्रीज भी यहां पे कर देता हूं ताकि आपको चीजें समझ में आने लगी। रोल नंबर 1, नेम आकाश, फादर नेम संतोष, डेट ऑफ बर्थ मैंने मान लिया 25 मई। रोल नंबर 2 सुदेश, फादर नेम संतोष, दोनों भाई भाई एक ही क्लास में। डेट ऑफ बर्थ किसका है? लेट्स से 26 जून। थर्ड स्टूडेंट नेम लेट्स से अदिति, फादर का नाम है मुकेश, इनका डेट ऑफ बर्थ मान लेते हैं 1 जनवरी। फिर एक रोल नंबर है नंबर 4, ये भी अदिति, इनके फादर का नाम है सुरेश और ये है 2 फरवरी। एक और है स्टूडेंट सुदेश, दूसरा सुदेश है। इस सुदेश के फादर का नाम जो है हम महेश मान लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ इनका भी 26 जून, नहीं दिक्कत हो जाएगी, 25 मई। अब देखो ये यहां पे अगर मैंने क्या किया, ये एक स्टूडेंट टेबल ले ली। ये स्टूडेंट टेबल में हम अगर आपसे पूछें कि क्या ऐसी चीज है जो अगर मैं आपको बोलूं कि आपको दूं डेट ऑफ बर्थ या फादर का नाम या रोल नंबर, जिससे कि आप किसी भी रिकॉर्ड को यूनिकली एक्सेस कर पाओ, आपका आंसर आएगा सर रोल नंबर। आप रोल नंबर दो, हम एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड यूनिकली फेच करके लाएंगे। अगर आप रोल नंबर 1 दोगे तो हमको ये स्टूडेंट का रिकॉर्ड मिलेगा, 2 के लिए यही मिलेगा, 3 के लिए यही मिलेगा, 4 के लिए यही मिलेगा, 5 के लिए यही मिलेगा। हमें रोल नंबर से यूनिकली आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि रोल नंबर अकेला यहां पे एक की है? जी हां। क्या अकेले नाम से, अगर मैंने आपको एक स्टूडेंट का नाम दिया तो क्या उसके नाम से आप यूनिकली एक्सेस कर पाओगे कि ये किस स्टूडेंट का रिकॉर्ड है? यहां से नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्लास में 2 अदिति हैं, यहां पे 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका नाम कॉमन है। आपकी क्लास में भी बहुत सारी बार ऐसा हुआ होगा। मेरी क्लास में ढेर सारे अंकित थे, मेरे स्कूल में, मेरे कॉलेज में भी बहुत सारे अंकित ही अंकित थे, ढेर सारे अंकित, मल्टीपल अंकित। व्हेन आई वेंट टू आईआईएससी, वहां पे हमारी क्लास में 3 कार्तिक, एक ही नाम के 3 लड़के, तीनों का नाम कार्तिक, तीनों अलग अलग स्टेट्स। बट है, नाम है तो है, क्या कर सकते हैं। तो क्या होगा, क्या आप नाम देके सिर्फ अकेले नाम से किसी भी स्टूडेंट का यूनिकली रिकॉर्ड एक्सेस कर पाओगे? नहीं। क्या सिर्फ फादर नेम से एक्सेस कर पाओगे? नहीं। यहां पे 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके फादर नेम कॉमन है, संतोष संतोष, तो फिर क्या होगा?
वी कांट एक्सेस अलोन। क्या सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से हो सकता है? नहीं, एक हो सकता है क्लास में 2 स्टूडेंट या 2 से ज्यादा ऐसे स्टूडेंट हो जिनका बर्थ डेट कॉमन हो, ऐसे हो सकता है, बहुत सारे हो, ढेर सारे। तो क्या सिर्फ डेट ऑफ बर्थ मैंने दिया लेट्स से 25 मई, तो क्या 25 मई से आप एक सिंगल रिकॉर्ड यूनिकली एक्सेस कर पाओगे? नहीं, 25 मई के अगेंस्ट तो 2 रिकॉर्ड है, एक ये वाला और ये वाला। तो कौन सा पूछ रहे हो सर, आकाश की सुदेश? तो क्या आप डेट ऑफ बर्थ को की मानोगे? नहीं। बट यहां पे अगर मैं बोलूं कि अगर आपने नाम के साथ फादर नेम ऐड कर दिया तो फिर हाँ यू यूनिक हो जाएगा। आपने नाम के साथ फादर नेम ऐड किया तो वो यूनिक हो जाएगा, फिर आप यूनिकली एक्सेस कर पाओगे किसी रिकॉर्ड को। हाँ जी, कर सकते हैं। जैसे कि आकाश संतोष, आकाश सन ऑफ संतोष कॉमन है। अदिति सन ऑफ मुकेश कॉमन है? नहीं, यूनिक है। अदिति सन ऑफ सुरेश यूनिक है। तो क्या मैं कह सकता हूं यहां पे कि नेम और फादर नेम का कॉम्बिनेशन जो है वो एक की बनेगा? जी बनेगा, बिल्कुल बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि यूनिक है। इस एग्जाम्पल के लिए मान लो यार, यूजुअली ऐसा होगा नहीं कि एक पर्टिकुलर क्लास में या कॉलेज में नाम और फादर का नेम किसी 2 स्टूडेंट के लिए कॉमन हो जाए, है ना, यूनिक ही रहते हैं यूजुअली। तो हमारे इस एग्जाम्पल के लिए नेम और फादर नेम क्या हो जाएंगे? दोनों का अगर कॉम्बिनेशन आपने लिया तो दोनों का कॉम्बिनेशन आकाश सन ऑफ संतोष, सुदेश सन ऑफ संतोष, अदिति सन ऑफ मुकेश, ये कॉमन नहीं है, यूनिक है हर एक के लिए। तो क्या आप एक्सेस कर सकते हो अगर आपको मैंने एक पर्टिकुलर नाम और फादर नेम का कॉम्बिनेशन दिया तो एक यूनिक रिकॉर्ड को? यस। तो क्या हम कह सकते हैं कि नेम और फादर नेम दोनों की हैं? जी हाँ। तो आपको आई गेस समझ में आया है कि की क्या है। ऐसे और भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, बट आपको की समझ में आ गई कि क्या होती है की एक ऐसा एट्रीब्यूट सिंगल या मल्टीपल एट्रीब्यूट्स का कॉम्बिनेशन, दो से ज्यादा, 3 भी हो सकते हैं, 3 एट्रीब्यूट्स का कॉम्बिनेशन जिसका अगर आप कलेक्शन लें या जिस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट का कलेक्शन आप लें तो वो क्या बताएगा? आपको यूनिकली आइडेंटिफाई करवा देगा हर एक टपल को आपके पूरे रिलेशन में। उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कीज कहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अलग अलग टाइप्स की होती है, सुपर की, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, ऑल्टरनेट की, फॉरेन की। ये 5 अलग अलग टाइप की कीज होती है। एक एक करके इनको टिक 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 करते जाएं, टिक मार्क। सुपर की क्या होती है? सुपर की होती है एक रिलेशन में या एक टेबल में जितनी पॉसिबल कीज हैं वो सारी सुपर की होती है। सारी की सारी कीज को हम एक साथ इकट्ठा करके रखें, सुपर की। वो जितनी भी कीज जो एक पर्टिकुलर ताले को खोल पाए वो सारी की सारी सुपर की, है ना। अब सुपर की एक्चुअली है क्या? सुपर की ऑल पॉसिबल कीज, मतलब सुपर सेट ऑफ ऑल द कीज। जितनी भी कीज हैं हमारे पास उन सब का सुपर सेट। अब सुपर सेट का मतलब क्या है देखो मैं बता। एग्जाम्पल, अगर आपके पास में रिलेशन है वही स्टूडेंट वाला, स्टूडेंट रिलेशन है, उसमें आपके पास एक तो रोल नंबर है, एक नाम है एट्रीब्यूट, एक फादर का नाम है, और एक डेट ऑफ बर्थ है। ये 4 एट्रीब्यूट्स हैं। तो यहां पे कौन कौन सी सुपर की बनेंगी? रोल नंबर अकेला सुपर की था, हाँ जी की है, बिल्कुल है। रोल नंबर के साथ आप दूसरों को भी कंबाइन करोगे तो भी यूनिक बनेगा। कैसे? रोल नंबर 1 आकाश, रोल नंबर 2 सुदेश, दोनों का कॉम्बिनेशन भी यूनिक है। अगर 1 कॉमन है, नहीं है मतलब 1 यूनिक है, तो 1 के साथ में नेम का कॉम्बिनेशन भी यूनिक ही होगा। रोल नंबर 2 सुदेश, रोल नंबर 3 अदिति, रोल नंबर 4 अदिति, डिफरेंट डिफरेंट है ना सारी वैल्यूज। तो कॉम्बिनेशन अगर आप देखोगे रोल नंबर और नाम का तो ये भी यूनिक होगा, हाँ जी होगा। तो क्या हम कह सकते हैं रोल नंबर और नाम का कॉम्बिनेशन जो है वो भी हमारे लिए की बनेगा? बिल्कुल बनेगा। क्या ये चीज समझ आ रही है आप लोगों को? रोल नंबर को आप किसी भी एट्रीब्यूट के साथ कंबाइन करो, कितने भी नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स के साथ कंबाइन करो, वो सारे के सारे बनेंगे आपके सुपर कीज। तो रोल नंबर अगर की आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो रोल नंबर के सारे सुपर सेट्स, अगर आपने सेट थ्योरी कहीं पढ़ी है, सुपर सेट मतलब दूसरे एट्रीब्यूट्स को भी कंबाइन करो, सारे के सारे, किसी भी
किसी भी नंबर में, किसी भी सेट में, तो इसका पावर सेट बना लो रोल नंबर को इंक्लूड करके, कि रोल नंबर को आपने सिर्फ फादर नेम के साथ इंक्लूड किया तो भी आपका क्या बना, की बना। बिल्कुल। रोल नंबर अकेले को आपने डेट ऑफ बर्थ के साथ इंक्लूड किया तो भी की बना। अच्छा, आप रोल नंबर को नाम और फादर नेम दोनों के साथ इंक्लूड कर दो तो भी की बनेगा। सारे जितने सुपरसेट बन सकते हैं आपने नेम और फादर नेम दोनों के साथ इंक्लूड कर दिया। रोल नंबर को आपने नेम और डेट ऑफ बर्थ के साथ इंक्लूड कर दिया। रोल नंबर को आपने फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ के साथ में कंबाइन कर दिया तो भी क्या बनेगा आपको, सारे के सारे कीज बनेंगे। जितना भी सुपरसेट बनाते जाओगे रोल नंबर के साथ में वो सारे बनेंगे। इनफैक्ट आप रोल नंबर के साथ में सारे कंक्लूड कर दो, रोल नंबर, नेम, फादर नेम एंड डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ इंक्लूड कर दिया तो भी आपका सुपर की बना। तो रोल नंबर अगर आपने की आइडेंटिफाई की तो रोल नंबर के साथ में जितने भी बचे हुए एट्रीब्यूट्स हैं उन सब के सारे सुपर सेट बना दो। एक एक सिंगल सिंगल ले लो रोल नंबर के साथ, फिर दो का कॉम्बिनेशन ले लो, तीन का कॉम्बिनेशन ले लो, सारे कॉम्बिनेशन रोल नंबर के साथ इंक्लूड होके की बनाएंगे। क्यों? क्योंकि वो आपके हर एक टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई करवा पाएंगे। है ना? तो सुपर कीज ढेर सारी हो जाएंगी। बिल्कुल। फिर अब बात करते हैं आगे की। और भी आपके पास एक और की थी ना, नेम और फादर नेम का कॉम्बिनेशन भी की था। तो अगर आप रोल नंबर नहीं भी लिखते हो और सिर्फ नेम फादर नेम लिखते हो तो भी की बनेगा। जी हां बनेगा। अगर नेम और फादर नेम का कॉम्बिनेशन आपने लिया तो भी वो की बना। जी हां। इसका मतलब अगर आप नेम फादर नेम का कॉम्बिनेशन डेट ऑफ बर्थ के साथ लोगे तो भी वो की बनेगा। बिल्कुल बनेगा। मतलब इसके सुपरसेट ले लो बाकी के दूसरे एट्रीब्यूट्स के साथ। अब आप बोलोगे रोल नंबर के साथ भी ले लो, वो तो ऑलरेडी ले लिया मैंने, रोल नंबर, नेम, फादर नेम ये रहा। तो ऐसे ढेर सारे आपके पास सुपर कीज बन जाएंगे इस पर्टिकुलर टेबल के लिए। क्लियर है इतना आप लोगों को? इनको क्या बोलेंगे? सुपर की। बट हम जब डेटाबेस की डिजाइनिंग करते हैं तो हम एक्चुअली सुपर कीज में इंटरेस्टेड नहीं रहते। हमको सुपर कीज से कोई मतलब नहीं होता है। हम चाहते हैं कि हमारी की जो आइडेंटिफाई हो उसमें कम से कम एट्रीब्यूट में काम हो, कम से कम एट्रीब्यूट। देखो एक सिंपल सी चीज बताता हूं, एक बहुत प्रैक्टिकल सा एग्जांपल है जो थोड़ी देर पहले मैंने अभी लिया था, कि अगर आप किसी शॉप पे जाते हो, वो आपका कस्टमर अकाउंट बना देता है ना, आपका नेम, फोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ ये वो सब मांग के बना दिया। एक बार उसके पास अकाउंट का डिटेल बन गया, जब आप सेकेंड टाइम परचेसिंग करने के लिए गए तो क्या सेकेंड टाइम भी वो सारी इंफॉर्मेशन मांगे आपसे? क्या आप चाहते हो कि जब आप अपने पॉइंट्स को रिडीम कराओ किसी वेबसाइट पे या अपना अकाउंट एक्सेस करने के लिए जाओ तो आपको सारी डिटेल फिर से डालनी पड़े? नाम भी डालो, फोन नंबर भी डालो, डेट ऑफ बर्थ भी डालो, ये सब बताओ, एनिवर्सरी बताओ, सब कुछ बताओ उनको, और फिर वो सारी की सारी एंट्री डालने के बाद पूरा का पूरा मैच करें? नहीं ना। आप एक या दो वैल्यू बताओ, काम खत्म। आप अपना फोन नंबर बताओ, वो फोन नंबर से पूरा का पूरा आपका डेटा जो है, आपका जो रिकॉर्ड है उसको उठा के ले आए। तो क्या आप सारी की सारी वैल्यूज बताना चाहते हो? नहीं। तो अगर आप सारी की सारी वैल्यूज बताना नहीं चाहते हो, इसका मतलब है कि आप ऐसी एक वैल्यू बताओ जिससे, या दो वैल्यूज मैक्सिमम बताओ जिससे आपका जो रिकॉर्ड है वो यूनिकली फेच हो जाए। तो आप चाहते क्या हो कि की जो है आपके रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए जो बने वो छोटी से छोटी बने, कम से कम एट्रीब्यूट्स उस की में हो, आपको ढेर सारे एट्रीब्यूट देने की बार बार जरूरत ना पड़े। राइट? तो हमारा जो टारगेट होता है डेटाबेस डिजाइन का वो भी यही होता है कि की मिनिमल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? की मिनिमल। क्या होनी चाहिए? मिनिमल। और उसी को हम बोलते हैं कैंडिडेट की। इट्स अ मिनिमल सुपर की। मिनिमल सुपर की इज कैंडिडेट की। या फिर एक और डेफिनेशन हो सकती है, की whose
प्रॉपर सबसेट इज नॉट अ की। मतलब आप की में से रिडंडेंट एट्रीब्यूट्स को हटाते जाओ हटाते जाओ हटाते जाओ और इतनी छोटी की बना दो कि फिर उसको ब्रेक करना मुश्किल हो जाए। फिर उसको ब्रेक करो तो वो की ना बने या की ना रहे, तो फिर हम बोलेंगे कि ये भैया सबसे छोटी की है, इसे हम बोलेंगे कैंडिडेट की। जैसे कि इस एग्जाम्पल में मैं देखूं कि मैंने कहा रोल नंबर और नेम दोनों का कॉम्बिनेशन एक की है, बट अगर मैंने नेम हटा भी दिया तो अकेला रोल नंबर खुद भी आइडेंटिफाई करवा सकता है एक रिकॉर्ड को यूनिकली। तो क्या मैं कहूंगा रोल नंबर एक कैंडिडेट की है? जी हां है। क्यों? क्योंकि रोल नंबर अकेला ही आइडेंटिफाई करवा सकता है। तो नेम जो है रिडंडेंट है, कोई काम का नहीं, हटा दो उसको। मिनिमल लेके आओ, एक छोटे से छोटा सेट, एक सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स लेके आओ, चाहे वो एक ही एट्रीब्यूट का हो या मल्टीपल का हो, कि उसको अगर फिर आप और ब्रेक करो तो फिर आपके पास की ना बचे। जैसे कि यहां पे रोल नंबर इज अ कैंडिडेट की। हां जी, रोल नंबर अकेला कैंडिडेट की है क्योंकि रोल नंबर को अब तो ब्रेक कर नहीं सकते, एक ही एट्रीब्यूट है। यहां पे अगर एग्जांपल देखोगे, नेम फादर नेम इज अ कैंडिडेट की। क्यों? क्योंकि और आप उसको ब्रेक करने नहीं जाओगे, और सबसेट बनाओगे तो अकेला नाम आएगा, जो कि अकेला नाम कैंडिडेट की नहीं है। अकेला फादर नेम आएगा, अकेला फादर नेम भी कोई की नहीं है, बट दोनों का कॉम्बिनेशन की बनेगा। तो अगर हम यहां पे देखें हमारे एग्जाम्पल के लिए, कौन सा एग्जाम्पल हमने लिया था, वो एग्जाम्पल को यहां पे लिखना पड़ेगा सब्जी। अरे बाबा एक एग्जाम्पल तो देना रे बाबा, मैं कैसे समझेगा। स्टूडेंट, स्टूडेंट के पास है रोल नंबर है, उसका हमारे पास एक नाम है, फादर का नाम भी हमने स्टोर कर रखा है, और उसका हमने लिया है डेट ऑफ बर्थ। किसी का बर्थडे बर्थडे तो नहीं है आज हो या आने वाला हो, तो हैप्पी बर्थडे एडवांस में भैया। ठीक है, स्टूडेंट, रोल नंबर, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ। यहां से अगर आप मिनिमल छोटी से छोटी कैंडिडेट की निकालने की कोशिश करोगे, जो छोटी से छोटी की निकालने की कोशिश करोगे, तो हमारे पास क्या कैंडिडेट की आ जाएंगी। यहां से कैंडिडेट की आएंगी अकेला, एक तो रोल नंबर आ जाएगा कि उसको आप कॉम्बिनेशन में ना भी लो किसी और के साथ में, तो भी अकेला यूनिकली आइडेंटिफाई करवा पाएगा हर एक किसको, हर एक रिकॉर्ड को। फिर आया हमारे पास सेकंड, नेम फादर नेम, नेम फादर नेम का कॉम्बिनेशन। अगर इसको ब्रेक करने गए तो अकेला नाम अकेला फादर नेम कॉम्बिनेशन में नहीं है की, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको एक कैंडिडेट की बना सकते हैं। समझ में आया? समझ में आया? तो अगर आपके पास कोई कैंडिडेट की है तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे? अगर कोई कैंडिडेट की है तो ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे कि अगर उस कैंडिडेट की के एट्रीब्यूट्स को हमने अलग अलग देखा कोई भी सबसेट बना के, तो उनमें से कोई भी सबसेट कोई की नहीं होनी चाहिए, तो वो कैंडिडेट की। ठीक है, फिर उसके साथ में हम और दूसरे का कॉम्बिनेशन नहीं लेंगे। जैसे कि मैंने कहा रोल नंबर कैंडिडेट की हो गया, तो रोल नंबर और नाम सुपर की है, कैंडिडेट की नहीं। रोल नंबर फादर नेम सुपर की है, कैंडिडेट की नहीं। रोल नंबर के साथ किसी और का कितने भी एट्रीब्यूट्स का कॉम्बिनेशन कैंडिडेट की नहीं होगा। आई बात समझ में? ठीक है, फिर आता है एक डेफिनेशन प्राइमरी की। प्राइमरी की होता क्या है, जब कोई भी एक ऐसा रिलेशन बनता है तो इस रिलेशन में मल्टीपल कैंडिडेट कीज आइडेंटिफाई होती हैं। उन मल्टीपल कैंडिडेट की में से एक कैंडिडेट की चूज की जाती है ताकि इंप्लीमेंटेशन में काम आए। इंप्लीमेंटेशन मतलब डेटाबेस को जब हम एक्चुअल में इंप्लीमेंट करेंगे तो वहां पे एक कैंडिडेट की को हम सिलेक्ट कर लेते हैं कि इसके थ्रू हम काम करेंगे, पूरा डेटाबेस का इंप्लीमेंटेशन करेंगे। ठीक है, सर्चिंग वर्चिंग जो भी जिस चीज के लिए भी हो, हम इस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को या इस पर्टिकुलर की को हमारा मेन की बनाएंगे। तो हम प्राइमरी की उसे कहते हैं कि वो की सारे कैंडिडेट की में से, सारे के सारे कैंडिडेट की में से वो एक की जो हम चूज करते हैं फॉर द इंप्लीमेंटेशन, उसे क्या कहते हैं? क्या ये कैंडिडेट की होगी या नहीं?
फादर नेम डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंड एक पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए, पर ये दोनों हमारे पास अभी श्योर शॉट है। ठीक है, प्राइमरी की क्या है हमारे पास? प्राइमरी की जो है हमारे पास है कि कैंडिडेट की फॉर इंप्लीमेंटेशन। अच्छा, आपकी क्लास में कभी कोई ट्विंस पढ़े हैं? कोई ट्विंस होंगे आपकी क्लास में? मेरी क्लास में थे, जी हाँ, ट्विंस थे। एक का नाम था सुरभि और दूसरे का नाम था सौरभ। जी हाँ, तो ये दोनों जो थे वो ट्विंस थे, और उनकी डेट ऑफ बर्थ एक ही थी, और उनके फादर का नाम भी एक ही था। अब बताओ कि क्या की हो सकता है फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ का कॉम्बिनेशन? नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि हो सकता है यूनिक ना होने की पॉसिबिलिटी हो जाए। चोजन कैंडिडेट की फॉर इंप्लीमेंटेशन इज प्राइमरी की। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने यहां ले लिया कि आई हैव चोजन रोल नंबर, आई हैव चोजन कि मैं रोल नंबर को क्या करूंगा, रोल नंबर को एज अ कैंडिडेट की जो था हमारा, उसको हमने एज ए प्राइमरी की ले लिया। और उसको अगर प्राइमरी की ले लिया, ठीक है, ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे ये प्राइमरी की होगी। अब जो बची हुई की है हमारे पास, उसका क्या करें, नेम फादर नेम, उसे हम ऑल्टरनेट की मानेंगे। उसे हम ऑल्टरनेट की है, हमारे पास एक ऑल्टरनेट है। इस प्राइमरी की के अलावा जितनी भी बची हुई कैंडिडेट कीज हैं वो सारी ऑल्टरनेट कीज हो जाएंगी। तो ऑल्टरनेट की का मतलब क्या है, ऑल कैंडिडेट कीज अपार्ट फ्रॉम प्राइमरी की। जो प्राइमरी की के अलावा हमारे पास जितनी भी बची हुई की हैं वो सारी की सारी ऑल्टरनेट कीज में चली जाएंगी। तो एग्जाम्पल के लिए हमने अगर रोल नंबर को प्राइमरी की बनाया है, तो नेम फादर नेम का कॉम्बिनेशन जो है वो क्या होगा, हमारा ऑल्टरनेट की बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना? चलो, अब आता है एक फॉरेन की का कंसेप्ट। फॉरेन की का कंसेप्ट जो है वो एक की तरह नहीं, एक इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट की तरीके से सोचना पड़ेगा। थोड़ा कंसेप्चुअल थिंग है। कंसेप्चुअल थिंग क्या बोलता है कि ये रेफरेंशियल इंटेग्रिटी के कंसेप्ट पे काम करता है। तो पहले काम करते हैं, पहले रेफरेंशियल इंटेग्रिटी समझते हैं। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या कहता है? रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कहता है कि मैं अपनी जो डिसीजन है वो अपने दोस्त के नाम करता हूं, कि अगर मेरा फ्रेंड आज कॉलेज जाएगा तो मैं जाऊंगा, नहीं तो नहीं। अगर मेरा फ्रेंड आज मेले में जाएगा तो मैं जाऊंगा, नहीं तो नहीं। ऐसा होता है आपके साथ में? नहीं। अब देखो, डेटाबेस की बात करें, डेटाबेस की बात करें, डेटाबेस में एक पर्टिकुलर अकाउंट नाम की डिटेल है या टेबल है। इस अकाउंट टेबल में किसी एक कस्टमर का अकाउंट नंबर है, फिर ब्रांच नाम है कि किस ब्रांच में वो अकाउंट है, और उसका बैलेंस है। अब एक दिन एक नंबर, एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय आया, उस एम्प्लॉय ने इस अकाउंट नाम की टेबल में एंट्री कर दी कि अकाउंट नंबर जो है 1234 है, ब्रांच का नाम लेट से हमने ले लिया MG रोड है, और बैलेंस हमने ले लिया 5000 रुपीज, और खोल दिया अकाउंट। अब पता चला कि जो बैंक है उसमें MG रोड की तो ब्रांच ही नहीं है। तो क्या ये एंट्री वैलिड एंट्री होगी? नहीं। बट ये वैलिडिटी चेक कैसे करेंगे कि ये जो ब्रांच है वो MG रोड है भी कि नहीं है? ये वैलिडिटी चेक करनी पड़ेगी ना, जब ये एंट्री हो रही होगी तब। जी हां। तो हमारे इस डेटाबेस में, बैंक वाले डेटाबेस में, एक ब्रांच नाम की टेबल होगी। इस ब्रांच की टेबल में यहां पे होगा ब्रांच का नाम और ब्रांच का एड्रेस।
तो जितनी भी ब्रांचेस उस पर्टिकुलर बैंक में हैं उन सब की नाम और एड्रेसेस लिखे होंगे। तो जब भी कोई कस्टमर अपना अकाउंट ओपन करवाएगा तो उस कस्टमर के अकाउंट की डिटेल जब यहां आएगी तो ये ब्रांच नेम वही होना चाहिए जो यहां पे एग्जिस्ट हो उनमें से कोई एक। क्या कोई और हो सकता है? नहीं। तो क्या आपने यहां पे कंस्ट्रेंट लगाया कि ये ब्रांच नेम वही होगा जो इस ब्रांच टेबल की ब्रांच नेम में प्रेजेंट है, वही वाला, दूसरा नहीं हो सकता कोई भी? इज इट फाइन? क्या आपने यहां पे कंस्ट्रेंट लगाया? जी हां, लगाना ही पड़ेगा, तभी तो काम चलेगा। समझ में आई बात? तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम बोलते हैं रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। क्या कहते हैं? रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। कि ये जो टेबल है इसका एक कॉलम की जितनी भी वैल्यूज हैं रेफर कर रही हैं दूसरी टेबल के एक कॉलम की वैल्यू को, कि इसमें जो प्रेजेंट है वही वैल्यू यहां पे प्रेजेंट हो सकती है। इसे क्या कहते हैं? रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। अब ऐसा बहुत सारी जगह पे हो सकता है, जैसे कि आप एक कॉलेज के स्टूडेंट की बात करें। एक कॉलेज में एक स्टूडेंट ने एडमिशन लिया, उस स्टूडेंट के अलग अलग इंफॉर्मेशन आई, स्टूडेंट का रोल नंबर बन गया, उसका नाम बन गया, यहां पे उसकी आई ब्रांच। अब यहां पे उस ब्रांच में लिख दिया केमिकल। पता चला उस कॉलेज में केमिकल ब्रांच ही नहीं है, तो ये केमिकल की एंट्री हो कैसे गई? पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब है कि वो जो कॉलेज है उस कॉलेज की डिटेल में कहीं ना कहीं जो अलाउड ब्रांचेस हैं उनकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। CS, IT, है ना, मैकेनिकल, ME एटसेट्रा। तो यहां पे जब वो स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन आएगी तो स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन में ब्रांच कौन सी हो सकती है? जो इस ब्रांच टेबल या इस पर्टिकुलर टेबल में प्रेजेंट है वो, और कोई दूसरी ब्रांच नहीं हो सकती। आपके इंजीनियरिंग की ब्रांच की बात कर रहा हूं मैं। आई बात समझ में? ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स हैं जहां पे हम रेफरेंशियल इंटेग्रिटी की बात कर सकते हैं कि एक टेबल की एक कॉलम की वैल्यू वही होगी जो दूसरी टेबल के एक कॉलम में वैल्यूज हैं उनमें से कोई एक। इस पर्टिकुलर कंस्ट्रेंट को हम क्या कहते हैं? इस कंस्ट्रेंट को हम बोलते हैं रेफरेंशियल इंटेग्रिटी का कंस्ट्रेंट। अब इस रेफरेंशियल इंटेग्रिटी के कंस्ट्रेंट में ये जो टेबल है, अकाउंट टेबल, जिसकी ये वैल्यू जो रेफर कर रही है, इसे हम बोलते हैं ये है फॉरेन की। और ये जिस पे कर रही है, ये वाली जिसको रेफर कर रही है, ये यहां इस टेबल की प्राइमरी की होनी चाहिए। ये कंपल्सन है, शुड बी द प्राइमरी की है। आ गई बात समझ में? फॉरेन की का कंसेप्ट समझ में आया? रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का कंस्ट्रेंट क्या है? वी विश टू एंश्योर दैट अ वैल्यू दैट अपीयर्स इन वन रिलेशन फॉर अ गिवन सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, ये इस रिलेशन में ये एट्रीब्यूट के लिए also appears for a certain set of attributes in another relation, this condition is called as referential integrity। यहां पे होनी चाहिए वो वैल्यू जो यहां पे आएगी, अदरवाइज हम यहां अलाउड नहीं करेंगे। जैसे कि अगर मैंने यहां पे एक नई एंट्री करने की कोशिश की तो ब्रांच नेम वही होना चाहिए जो यहां पे कोई ना कोई एक वैल्यू जिसकी प्रेजेंट है, अदरवाइज अलाउ नहीं करेंगे। तो जो रेफर कर रहा है उसे हम कहते हैं दिस इज द फॉरेन की, और जिस पे रेफर हो रहा है दैट शुड बी द प्राइमरी की। अब एक सिंपल सी बात करते हैं, जैसे कि एक बैंक है, एक बैंक ने अपनी एक पर्टिकुलर ब्रांच बंद कर दी। एक सिटी में उसकी 6 ब्रांचेस थी, 6 में से एक ब्रांच उसने बंद कर दी। तो अगर उसने बंद कर दी तो वो ब्रांच की इंफॉर्मेशन यहां से हट जाएगी, डिलीट हो जाएगी। हाँ जी, तो अगर डिलीट हो गई तो यहां की सारी इंफॉर्मेशन जो उस ब्रांच से रिलेटेड है या तो उसको अपडेट करना पड़ेगा या डिलीट करना पड़ेगा, कि वो कस्टमर जितने भी थे उन सबके अकाउंट या तो बंद हो गए, जीरो, खत्म मामला, वो सारे डिलीट हो गए, मतलब उनके अकाउंट ही बंद हो गए, हमने रिकॉर्ड हटा दिए, डिलीट कर दिए, या फिर उन ब्रांच के लोगों को दूसरी ब्रांच में शिफ्ट कर दिया, तो यहां पे ब्रांच का नाम वो हो जाएगा जहां पे हमने शिफ्ट किया। बट कुछ भी कुल मिला के कुछ भी करके जो ब्रांच हमारी बंद हुई है, जिसकी इंफॉर्मेशन हमने यहां से हटाई है, उसकी वैल्यू यहां पे प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। अब ये जो कंस्ट्रेंट हमने लगाया, ये कंस्ट्रेंट जो
हमारा डेटाबेस है उस टूल में ऑटोमेटिकली हो जाता है। मतलब कि अगर आपने यहां पे फॉरेन की कंस्ट्रेंट लगा दिया और बोल दिया कि अगर हम क्या करें, अगर यहां से डिलीट करें तो यहां से भी डिलीट हो जाए, जिसे हम बोलेंगे ऑन डिलीट कैस्केड, कि यहां से डिलीट करो तो यहां से भी डिलीशन हो जाए, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जब भी आप यहां से वो कोई वैल्यू डिलीट करोगे किसी भी ब्रांच नाम की, तो उससे रिलेटेड जितनी भी ब्रांच नेम्स हैं वो सब यहां से डिलीट हो जाएंगी। सारे के सारे अकाउंट जो उस ब्रांच पे हैं वो सारे डिलीट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। आपको खुद से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। किसी ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है कि सर व्हाई शुड बी द रेफरेंस कॉलम ऑलवेज बी अ प्राइमरी की, जस्ट बिकॉज यहां पे फिर प्रॉब्लम आ जाएगी कि ये किसको रेफर कर रहा है, इस वैल्यू को या इस वैल्यू को। एम्बिग्यूटी आ जाएगी कि किसको रेफर कर रहा है, दिस फेलो इज फॉलोइंग दिस वन और दिस वन, किसको, दो में से एक को फॉलो करना पड़ेगा, दोनों में से किसको फॉलो कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, यहां पे गड़बड़ हो जाएगी। अगर आपने लेट्स से एमजी रोड नाम की दो ब्रांचेस रख दी तो फिर यहां पे प्रॉब्लम हो जाएगी कि ये अकाउंट कौन सी वाली एमजी रोड का है, तो वो एम्बिग्यूटी जो है वो यहां आनी नहीं चाहिए। ठीक है। एक और चीज जो हमें यहां पे देखनी है कि फॉरेन की कैन बी नल। अब आप बोलोगे सर आप मजे ले रहे हो, देखो मैं मजे नहीं ले रहा हूं। क्या है यहां पे, अगर आप ब्रांच की वैल्यू को नल एक्सेप्ट कर सकते हो तो चलेगा, नल एक्सेप्ट करते हो तो ये नल वैल्यू हो सकती है। बट अगर यहां पे कोई वैल्यू रखने की कोशिश की तो वो वैल्यू यहां पे प्रेजेंट होनी चाहिए। मतलब यहां पे इस फॉरेन की में आप नल वैल्यू रख सकते हो, यस, अगर आप अलाउ करोगे तो। अगर अलाउ नहीं करोगे, नॉट नल बनाया है तो बात अलग है। अगर आपने नल अलाउड किया हुआ है, कंस्ट्रेंट नहीं है, तो नल पॉसिबल है फॉरेन की में। प्राइमरी की में तो आपको पता है नल हो ही नहीं सकता, वरना यूनिकली आइडेंटिफाई कैसे करवाओगे, है ना। चलो, तो आज का सेशन जो था हमारा डिस्कशन का खत्म हुआ। कल हम स्टार्ट करेंगे फंक्शनल डिपेंडेंसीज, एफडीज। आप लोगों ने 7 डेज का अनलॉक किया है ना अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, फ्री में जो हमने 7 डेज के लिए आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के लिए एक्सेस दिया था, आप लोगों ने अनलॉक किया है ना। आप सीखते रहो और लाइव आओ बेटा, अगर आप लोग हो वहां पे तो लाइव आओ मेरे लेक्चर्स में, क्योंकि लाइव में मजा आएगा, आपको वो फील आएगा। कल हो सकता है आपको चीजें समझ में ना आए, डे आफ्टर टुमारो से मैं पाइपलाइनिंग स्टार्ट कर रहा हूं, वो लाइव सुनने आओ आप लोग, और आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि यूट्यूब के कंपैरिजन में वहां कितना मजा आता है, कितने इंटरेक्टिव वे में लर्निंग होती है। कब है? डे आफ्टर टुमारो। कितनी बजे? 3 बजे। कैसे आपको एक्सेस मिलेगा उस लेक्चर का? मेरी प्रोफाइल पे जाना अनअकैडमी पे और फॉलो कर लेना, तो आपको नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और अगर आप लोग एक्सटेंड करना चाहते हो अनअकैडमी प्लस का प्लेटफॉर्म, तो जल्दी से ये सुन लो कि इससे कम प्राइस फिर आपको नहीं मिलेंगे। 19 मई तक आपके पास अप टू 30% तक का सेविंग मोड रहेगा। इसके बाद प्राइसेस बढ़ जाएंगे और आपको करंटली अभी 19 मई तक आपके पास में 20% का डिस्काउंट ऑफर है भैया। तो ये 20% का डिस्काउंट जो है आपको सिर्फ 19 मई तक ही है। अगर आप चाहते हो लिटरली कि आपको आप कंटिन्यू करना है, सही लर्निंग रखनी है, तो यूज करो ये कोड VDEEP10 सब्सक्रिप्शन लेने के टाइम पे, और आ जाओ अनअकैडमी प्लस पे। आइकॉनिक या प्लस जो भी सब्सक्रिप्शन आप लेंगे, बस कोड याद रखिएगा VDEEP10। ये कोड से आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। नहीं, अभी 20% का मिलेगा 19 मई तक। इसके अलावा मेरा पर्सनल गाइडेंस मिलेगा, मेरी टीम का सपोर्ट मिलेगा, और आपको मिलेगा मेरे गाइडेंस में पढ़ने का मौका। मतलब मैं आप पे क्लोजली निगरानी रख पाऊंगा कि कैसे आप लोगों की प्रिपरेशन चल रही है, किस तरीके से और उसे फाइन ट्यून कर सकते हैं। मैं आपसे कंटिन्यूअस टच में भी रहूंगा कोर्सेस के थ्रू। अलग अलग बैचेस भी स्टार्ट हुई हैं, मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम भी बहुत जल्दी स्टार्ट हो रहा है, पाइपलाइन चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, सब कुछ आप लाइव अटेंड कर सकते हो, और सारे के सारे चैप्टर्स के ढेर सारे क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, और आपको क्विजेस और बहुत कुछ आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे मिलता रहेगा। आप सिर्फ टेस्ट सीरीज के लिए लाइट सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन ज्यादा डिस्काउंट के साथ चाहते हैं तो स्कॉलरशिप टेस्ट लिखना पड़ेगा आपको, जो कि होने वाला है संडे 22 मई। ये स्कॉलरशिप टेस्ट में आपको अप टू 90% का डिस्काउंट मिल सकता है, प्लस ये सारे के सारे गिफ्ट्स
जीतने का भी मौका मिल सकता है। इसके लिए लिंक दे रखी है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक पे क्लिक करो, एनरोल करो, और एनरोलमेंट के लिए कोड लगेगा, ये लगा लेना VDEEP10। इस कोड से ये स्कॉलरशिप टेस्ट भी अनलॉक हो जाएगा फ्रीली। पर इस स्कॉलरशिप के लिए जीतने के लिए आपको अच्छी रैंक लानी पड़ेगी। वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब कर लें चैनल को एंड टर्न ऑन कर लें नोटिफिकेशन। कल मिलते हैं आपको फंक्शनल डिपेंडेंसी से रिलेटेड और नई इंफॉर्मेशन देने के लिए। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, कीप लर्निंग हैप्पीली एंड गुड बाय।